जय हिंद साथियों। आज का जो पहला प्रश्न है वह है अलवार संतों का एक मुख्य काव्य प्रबंध जिसे तमिल वेद की संज्ञा भी दी जाती है, वह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नलयिरा दिव्यम। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है नलयिरा दिव्य प्रबंधम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नलयिरा दिव्य प्रबंधम। यह तमिल वेद है, अलवार संतों द्वारा लिखा गया है। दक्षिण भारत में उस समय दो तरह के शाखाएं थी। जो भगवान शिव जी के उपासक थे उन्हें नयनार कहा जाता है, और जो भगवान विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार संत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल काल में निम्न में से कौन सा एक प्रशासनिक प्रमंडल था? तो ये जो थोड़ा सा शब्द होते हैं ना, कंफ्यूज करने या टिपिकल बनाने के हिसाब से ये दिए गए हैं। प्रशासनिक प्रमंडल का मतलब यही है कि सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को जिन भागों में बांटा गया था उनमें से पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है परगना। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश या फिर अपने राज्य और जिला और इस तरह की व्यवस्था है ना, ऐसे उस समय परगना, सूबा, सरकार, इस तरह की व्यवस्थाएं मुगल काल में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ इस नाम से चित्र बनाया था, और इस चित्र की विषय वस्तु थी 1857 की क्रांति। फिर से बोल रहा हूं, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, यह चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो यहां पर देख लीजिए, इसका सही उत्तर है थॉमस जोन्स बार्कर। थॉमस जोन्स बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली निम्न में से कौन सी है? तो अकबर की जो सुलेख की पसंदीदा शैली है उसका नाम है नस्तलिक। नस्तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलज, परती, बंजर, चाचर, यह भूमि किस काल से संबंधित है? तो आपको बता दूं कि ये जो पोलज, परती, चाचर, बंजर, यह जमीन मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान निम्न में से कौन था? तो आप इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आप जानते हो कि यह बहुत विद्वान शासक माना जाता है सल्तनत काल का, लेकिन इसके जो निर्णय है समय और परिस्थिति के अनुसार से सही साबित नहीं हुए। तो इसे सन की बादशाह या पागल बादशाह भी कहते हैं। और इसकी मृत्यु पर यह कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के सतारा में जो समानांतर सरकार है उसकी स्थापना कब की गई? यहां पर बता दूं, समानांतर सरकार के लिए आपके परीक्षा में एक और शब्द आ सकता है, प्रति सरकार। यानी सरकार कोई और है, उसके अगेंस्ट अपने स्तर पर एक और सरकार पैरेलल खड़ा करके उसका अपना प्रभाव या दबदबा कायम कर लेना। तो सतारा में प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? यहां पर आपको याद रखना है 1943। सतारा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना इस नाम की पुस्तक किसने प्रकाशित करवाई? तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे। याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो ये जनसंख्या के भाग भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में खुद कास्त और पाही कास्त यह क्या थे? तो इसका सही उत्तर है किसानों के प्रकार। खुद कास्त मतलब जो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, और पाही कास्त जो किसी अन्य की जमीन पर खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है?
तो इस प्रश्न में आपके ना काम की चीजें क्या है, भाई शंकर देव है ना, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो सबसे पहले देख लो 15वीं शताब्दी कब से कब तक होगी, 1401 से सन 1500 तक। उत्तरार्ध मतलब 1470 के बाद वाली स्थिति। तो उसमें शंकर देव किस धर्म के प्रचारक थे, वैष्णव धर्म के प्रचारक, और इन्होंने जो उपदेश दिए उनको भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यही था ना कि शंकर देव के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है, भगवती धर्म। अब हमने इस प्रश्न को इतना समय इसलिए दिया है कि कई बार किसी एक परीक्षा में या परीक्षा के किसी एक चरण में जो प्रश्न होता है, अगले चरण में या अगली परीक्षा में वह उत्तर, उसको उत्तर बना दिया जाता है और प्रश्न की लैंग्वेज, उत्तर की लैंग्वेज को प्रश्न की लैंग्वेज में शामिल कर ली जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिकामेडु, इसके विषय में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है। मैं वही कथन बोल रहा हूं जो सत्य कथन है। तो यहां पर देख लीजिए, यह पुदुचेरी में स्थित है। आपको बता दूं, पुदुचेरी को किसी समय पांडिचेरी कहा जाता था। यह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन रहा हुआ है, उनसे मुक्त हुआ है। आगे देख लीजिए, अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित है। दूसरा सही है। यह क्या था, एक महत्वपूर्ण पत्तन था। पत्तन मतलब बंदरगाह या फिर पोर्ट। इसी में एक और पॉइंट है कि यहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यह तीनों पॉइंट क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, सल्तनत कालीन लेखक है अमीर खुसरो, वह निम्न में से किसका शिष्य है। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो आप जानते हैं कि ये इन्होंने खजाइन उल फतूह नाम से पुस्तक भी लिखी है और 1303 का जो मेवाड़ का शाका हुआ था, प्रथम शाका महारानी पद्मिनी और रतन सिंह के समय की बात है। तो उसमें उस युद्ध में यह स्वयं मौजूद था और अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद भी कहते हैं और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1893। यहाँ पर याद रखना कि इस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का समझो, सनातन संस्कृति का समझो या हिंदू धर्म का समझो, प्रतिनिधित्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि 1893 के विश्व धर्म संसद, देखो धर्म सम्मेलन के लिए किसी एग्जाम में धर्म संसद शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें पहुंचने की व्यवस्था निम्न में से किस शासक ने की थी, तो खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने। इवन नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद की उपाधि देने का क्रेडिट भी महाराजा अजित सिंह को ही जाता है। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि महाराजा अजित सिंह झुंझुनू जिले के खेतड़ी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। देखो 4 घटनाएं हैं जो दी हुई आपके क्वेश्चन में, मैं चारों को क्रम से ही, पहले से क्रम से ही बोल देता हूं कि यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। उस बाग का नाम ही जलियांवाला बाग था। जो एसपी था उसका नाम भी डायर था और जिसने गोलियां चली उसका नाम भी डायर था। यहाँ पर वैसाखी के त्योहार था, सभी लोग मना रहे थे। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उन लोगों के बीच एक अहिंसक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग तो उस गोलीकांड से कूदने के लिए बीच में बने कुएं में कूद गए और वहां से भी लाशें बरामद हुई। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद चोरी चोरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, जिसमें पुलिस ने भीड़ पर हथियार चलाए, हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया। और ये जो चोरी चोरा वाली घटना है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में
एक मील की घटना साबित हुई, निगेटिव रही, क्योंकि इस घटना के विरोध में या आहत होकर के मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के उस समय की जो प्रबल प्रचंड आसार थे उसको गहरा आघात लगा। और लास्ट में आता है दांडी मार्च। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। यह यानी धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वंचित वर्ग का सबसे पहला कवि किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है चोखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में वीर दामोदर सावरकर के आगे के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप जानते हैं कि ये जो वीर दामोदर सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, यह पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और काफी प्रखर राष्ट्रवाद से प्रेरित थे और इन्होंने बाद के भारतीय क्रांतिकारियों को काफी प्रभावित किया। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली, दोहरे आजीवन कारावास की, और उन्हें अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है, जो जुल्म कैदियों पर जुल्म के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म करने के लिए बहुत ज्यादा बदनाम था, उस जेल में इनको रख करके काफी तकलीफें दी गई। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने आनंद मठ में यह लिखा है। आनंद मठ का कभी आपसे विषय वस्तु पूछे तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास है और इसको सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गायन हुआ। पहले वंदे मातरम पर किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सभी समान रूप से इसको गाया करते थे। कालांतर में इसको राजनीतिक इशू बना दिया गया है। वर्तमान में वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1946 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ ठाकुर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर के मानवता में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि रविंद्रनाथ ठाकुर को कई बार राष्ट्रकवि भी बोलते हैं, गुरुदेव भी कहा जाता है इनको। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, जिसमें उन्होंने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में कभी ये प्रश्न पूछे तो आप उसके जो कह सकते हैं कि शब्दार्थ वगैरह उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रातः स्मरणीय गान निम्न में से कौन सा है, इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यही है जन गण मन अधिनायक जय है, जो हमारा क्या है, देश का राष्ट्रगान है। और इस पुस्तक पर गीतांजलि पर 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब तक के, उस समय तक के, यह खाली भारत में ही नहीं पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ ठाकुर। अब इनका एक उपन्यास है घर बाइरे। इसमें एक पात्र है निखिल, जो मतलब देशभक्ति से भी ज्यादा उसका भरोसा किसमें है, मानवता में है। तो इस उपन्यास के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने अंतरराष्ट्रीयवाद विचारों को प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रवाद की सीमा से परे, राष्ट्र की सीमा से परे यह अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्यों। तो 1856 में ऐसा क्या हुआ था, तो देख लीजिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिरहम क्या है? तो दिरहम सिक्के हैं। सामान्य तौर पर ये सिक्के आप देख लीजिए कि तांबे के भी बनते थे और कई जगह चांदी के सिक्के भी बनते थे। सामान्य तौर पर चांदी के सिक्कों के लिए दिरहम शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? कालिंजर था। नेक्स्ट देख लीजिए राजा राम मोहन राय के प्रयास से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत निषेध घोषित किया गया? मतलब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कौन सा अधिनियम था? तो मैं आपको बता दूं, नियमन 1829 सन 1829 में नियमन 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसके पीछे एक पूरा छोटा मोटा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो राजा राम मोहन राय अपनी भाभी को अपनी माता के समान बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। लेकिन जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो उनके साथ उनकी भाभी को भी जला दिया गया या सती प्रथा की वो भेंट चढ़ गई। इस बात ने राजा राम मोहन राय के मन पर गहरा असर किया और फिर उन्होंने आगे इस चीज मतलब सती प्रथा, इस कुप्रथा को रुकवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंग्रेजों को कन्विंस किया। और इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक जो उसमें भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय जो भी थे, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से यह सती प्रथा पर रोकथाम लगवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन कला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जब भी आप एग्जाम देते हैं, पेपर हल करते हैं, असत्य शब्द पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अपने दिमाग में क्या रहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। परीक्षा का जो प्रेशर होता है, घबराहट होती है, उसमें हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो सत्य नहीं है या असत्य है, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है। तो मैं असत्य वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य वाली बात करता हूँ ताकि आपको ध्यान में रह जाए फैक्ट्स। कि बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, यह सही कथन है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, यह भी सही है। और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सन 1800 में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का जो साझेदारी थी प्रतिशत था 30% था। कब? सन 1800 में। और 1870 तक यह घटकर के कितना प्रतिशत रह गया, यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है 3%। यानी आपको क्या ध्यान रखना, सन 1800 से सन 1870 तक, इन 70 सालों में भारत से जो सूती वस्त्र का निर्यात हो रहा था वह 30% से घटकर कितने प्रतिशत पर आ गया? 3% पर आ गया। इसके पीछे अंग्रेजों की शोषण वाली नीति थी, भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट करने वाली नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1876 में उस ग्रंथ का नाम था आमार जीवन। यह इसकी लेखिका कौन थी? तो इस आमार जीवन जो ग्रंथ है, इसकी लेखिका थी रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की सुधार की दिशा में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बात हुई कथन सही नहीं है, तो मैं सही कथन बोल देता हूं ताकि वो आपके ध्यान में रह जाए। पहला ही है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, यह सही है। आजकल आप जानते हो कि मद्रास प्रेसिडेंसी को अपन क्या बोलते हैं? तमिलनाडु राज्य बोलते हैं। और मद्रास को आजकल हम क्या बोलते हैं? चेन्नई। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पुंतलू, उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए, समर्थन देने के लिए एक संगठन बनाया था, यह सही कथन है। दूसरा कथन दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, तो यह भी सही है। तीसरा है कि रमाबाई ने महिलाओं की स्थिति या दुर्दशा को सुधारने का प्रयास किया। यह तीनों कथन क्या है?
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। आपको बता दूं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल मतलब आगरा के पास में है। अगला क्वेश्चन है नूहे सिपीहर। नूहे सिपीहर इस के रचनाकार कौन है? तो नूहे सिपीहर के रचनाकार है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा है? गुलबर्ग। गुलबर्ग कर्नाटक में है। अगर उत्तर भारत में देखें या राजस्थान में देखें तो चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र अजमेर है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया अजमेर में, और उनकी दरगाह को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा जाता है और चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देखो, एक तो हिंदी या अपन उर्दू मतलब जो शब्दावली के हिसाब से देखें, अर्थ के हिसाब से दस्तक का अर्थ होता है खटखटाना। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर दस्तक शब्द का अर्थ क्या है? शुल्क मुक्त व्यापार, यानी ऐसा व्यापार जिस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेवे। जैसे भी आजकल अमेरिका में चल रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति है वह टेरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, काउंटर टेरिफ लग रही है। जब किसी व्यापार पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था मुगल काल में, उसको क्या कहा जाता था? दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सामान्य तौर पर जो जितने भी मुगल शासक हुए उसमें कंपेरेटिवली अकबर थोड़ा उदारवादी था। इसके पीछे रीजन क्या था कि उसका संरक्षक बैराम खान था। बैराम खान ने अकबर के दिमाग में अच्छी तरह से बात भर दी कि भारत पर कब्जा करना है तो यहाँ कट्टरता रख करके नहीं की जा सकती, इनका मन जीत करके ही की जा सकती। तो अकबर ने सुलह कुल नीति या दीन ए इलाही जैसी चीजें सामने लाया ताकि उनको राजपूतों का सहयोग मिलता रहा। आगे बढ़ते हैं हम। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने भारत की यात्रा 6 बार की है? तो इसका सही उत्तर है ट्रेवेरनियर। ट्रेवेरनियर यह भारत की यात्रा के लिए 6 बार आया है। एक और देख लीजिए, आईना ए अकबरी। कई बार इसको आइन ए अकबरी भी कहा जाता है। इससे किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने इसमें मनसबदारों की कितनी श्रेणियों के बारे में बताया? तो इसमें उन्होंने मनसबदारों की 66 श्रेणियों के बारे में बताया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857, उसका कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। तो यहां पर ध्यान रखना, नाना साहब एक तरह से पदवी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित जो पुस्तक है माझा प्रवास, इसके लेखक कौन थे? तो माझा प्रवास के लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे। एक आप जानते हैं ना, नाथुराम गोडसे का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए, ये थे विष्णु भट्ट गोडसे। महान नागा महिला गार्डिन लियू, उन्हें रानी की उपाधि किसने दी थी? तो आपको बता दूं 13 साल की बालिका थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का पूरी ताकत से मुकाबला किया और इस बालिका को रानी की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी, बाद में इसका अंग्रेजी और हिंदी में भी अनुवाद हुआ। तो अंग्रेजी में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहा जाता है इसका टाइटल, और हिंदी में इसे कहते हैं मेरे सत्य के साथ प्रयोग, या सॉरी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह इस पुस्तक का नाम है, महात्मा गांधी की आत्मकथा। इसमें उन्होंने अपने जीवन के प्लस माइनस काफी पॉइंट्स को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार किस वर्ष छीने? तो 1858 में। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी क्रांति हुई। तो उस क्रांति की आड़ में ब्रिटिश संसद कहें, ब्रिटिश क्राउन कहें,
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन करके भारत के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले लिया। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और इस घोषणा को इलाहाबाद घोषणा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विठोबाजी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो आपको बता दूं कि ये जो विठोबा, विठल जी और बा पीछे सम्मान पूर्वक लगाते हैं, इनको विष्णु भगवान का ही अवतार या एक रूप माना जाता है। तो विठोबा आंदोलन का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र में किस स्थान पर था? पंढरपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, तो मैं आपको सही सुमेलन ही बता देता हूं। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के मैसूर में है। आप जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो दशहरा मेला है वह इसी मैसूर में, या मैसूरू नाम कर दिया अब तो, यहीं पर होता है। और दूसरे नंबर का, भारत के हिसाब से दूसरे नंबर का और राजस्थान के हिसाब से प्रथम नंबर का जो मेला है दशहरा, वो कोटा में लगता है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो दशहरा मेला लगता है वह निम्बाहेड़ा में लगता है। अब गोवर्धन पीठ कहाँ है? तो आपको बता दें उड़ीसा के पुरी में। हाँ, यह वही जगन्नाथ पुरी है, भगवान जगदीश जी जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। और ज्योतिष पीठ तो उत्तराखंड राज्य का जो बद्रीनाथ जी तीर्थ है वहाँ की पीठ को क्या कहा जाता है? ज्योतिष पीठ। आपको बताइए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उन बद्रीनाथ जी की बात हो रही है। और जो शारदा पीठ है वह गुजरात के द्वारिका जी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम निम्न में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के बारे में कुछ चीजें आप जानते ही होंगे। अकबर इसको अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अकबर की अस्वस्थता का लाभ उठाकर जहांगीर बना और चित्रकला का अच्छा स्पेशलिस्ट माना जाता था। कभी ये क्वेश्चन पूछे आपसे कोटेशन कि निम्न कथन किसका है, कि यदि मुझे एक ऐसा चित्र दे दिया जाए जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग चित्रकारों ने बनाए हो, तो मैं पहचान लूंगा कि कौन सा हिस्सा किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जहांगीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मिराज उल आशिकीन यह उर्दू शायरी है। इसकी किताब के सूफी रचयिता कौन है? तो इसके हैं सैयद मोहम्मद गेसू दराज। और सैयद मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म में बोलूंगा नहीं, जो सही है वो बोल देता हूं ताकि आपके इतने क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जो एक ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र है वह दिल्ली और दोआब के मध्य का है। और सुहरावर्दी जो संप्रदाय है या जो सिलसिला है वह सिंध प्रांत में इसका प्रभाव जाता था। आपको पता हो तो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और फिरदौसी यह काम बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत की यह मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के नजदीक पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1526। आप जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पानीपत प्रथम, पानीपत द्वितीय और पानीपत तृतीय। और 1527 में विश्व का सबसे एक प्रसिद्ध, भारत के इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से तो हिसाब से टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। महाराणा सांगा को संग्राम सिंह नाम से भी हम जानते हैं और इनके शरीर पर 80 घाव होने से इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया था? यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय से माना जाता है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन में अकबर भी कह सकते हैं। अकबर के समय में थोड़ी और आगे बढ़ी और जहांगीर के समय तक आते आते मतलब चरम पर पहुंच गई। लेकिन शुरुआत
हुमायूं के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन शेरशाह सूरी का है। आपको पता हो तो जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ जेतारण पाली में, वर्तमान में खैर पाली जिले में है, तो मारवाड़ का शासक उस समय मालदेव जी थे और उन पर अटैक किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। अब ये जो मारवाड़ है, यहाँ कोई बहुत ज्यादा धन समृद्धि नहीं थी उस समय, बिल्कुल रेगिस्तानी था, बाजरा ही उगता था। अब हालत ये होगी कि शेरशाह सूरी की स्थिति हारने जैसी होगी, लेकिन उसने छल और कपट किया और मालदेव की जो बहादुर सेना नायक थे जेता और कुपा, उनके प्रति मालदेव के मन में अविश्वास की भावना भर दी। तो मालदेव अपने ही सेना नायकों पर अविश्वास करके आधी से भी ज्यादा सेना लेकर के युद्ध का मैदान छोड़ के चला गया। यद्यपि जेता और कुपा बहुत बहादुर भी थे और बहुत ही वफादार भी थे, देशभक्त भी थे, तो उन्होंने पूरी ताकत से शेरशाह सूरी से युद्ध किया और बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत पाया। तो आखिरकार उसको कहना पड़ा कि अगर वो छल कपट का सहारा नहीं लेता, मालदेव युद्ध में मौजूद रहते, सेना लेकर नहीं जाते, जेता और कुपा पे भरोसा रखते, तो वो युद्ध शेरशाह सूरी हार जाता। और हार जाता तो क्या मिलता? वहां कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा था बाजरा ही, और अगर मतलब जीत जाता तो ये मिलता, और अगर हार जाता तो पूरे भारत की शासन मालदेव के हाथ में चला जाता। इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर को कब विजय किया? 1686 में, 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और हम सभी जानते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। यह क्वेश्चन भी पूछा गया, बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? अकबर द्वितीय। एक तो अकबर जिसको हम अकबर सम्राट के नाम से जानते हैं, हुमायूं का बेटा कहो, जहांगीर का पिता कहो। एक ही बाद में एक और शासक हुआ मुगल शासक अकबर, उसको कहा जाता है अकबर द्वितीय। उसका बेटा था बहादुर शाह द्वितीय, जिसका उपनाम था बहादुर शाह जफर। यह अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने मुगल शासन को विधिवत रूप से समाप्त करके इसको रंगून भेज दिया था। रंगून का फिर नाम बदल करके यांगून हो गया। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को वहीं रंगून में ही दफनाया गया। तो उन्होंने कहा भी था, 2 गज जमीन भी ना मिली दफन के वास्ते। वो शायरी मिजाज के थे, इसलिए अपने नाम के साथ जफर लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यहां पर ध्यान देना, राबिया उद्द दोरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल प्रशासन में एक पद हुआ करता था मुहत्तसिब। मुहत्तसिब पद का क्या काम था? तो देख लीजिए, यह लोक आचरण अधिकारी का दायित्व संभालता था। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि नैतिकता स्थापित करने का या नैतिकता को बनाए रखने का जिम्मा था समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस की नीति के तहत बफर राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि किस तरह से होती थी, उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए, और इसका उत्तर क्या है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। ये भी आप जानते हैं, जब हम तुक्के लगाते हैं हमको आइडिया नहीं होता है, तो एक टिप्स ये भी है कि जब ऑप्शन में दे रखा हो उपरोक्त सभी, तो वो वाला ऑप्शन 90% सही होने का चांस होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ही सही है। अब उपरोक्त सभी में कौन कौन सी है, तो आपको पहले बता दें कि रिंग फेंस नीति में बफर राज्य, तो आपको पता होना चाहिए बफर राज्य किसको कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर नेपाल, भारत और चीन की नहीं पड़ती, और बीच में कौन सा देश है? दोनों के बीच में नेपाल। तो जब दो ऐसे देश जिनकी आपस में प्रतिद्वंदिता हो और उनके बीच में कोई देश स्थित होता है, तो उसको बफर देश या बफर राज्य कहा जाता है। तो अंग्रेजों की क्या पॉलिसी थी रिंग फेंस में, कि नाम ही रिंग, मतलब उसको अपने कंट्रोल में करना, एक सर्किल बना लेना अपने दुश्मन के चारों। तो रिंग फेंस नीति में यह है कि जो बफर राज्य है उसके साथ दोस्ती करना, और इस तरह से दोस्ती करना कि अंग्रेज अपनी सेना भी वहां पर रख सके। और दूसरा क्या है, अब उस राज्य की सेना रख रहे हैं तो उस राज्य को सुरक्षा की गारंटी देंगे कि भाई हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, और बदले में उस राज्य से भी एक प्रॉमिस लेंगे कि अगर कोई अन्य राज्य कंपनी पर अटैक करता है तो वो बफर स्टेट जिससे कंपनी की संधि थी वह कंपनी का साथ देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ही था, बहुत सारी चीजें दे रखी। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आज का अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, डलहौजी की विलय नीति का शिकार सबसे पहले निम्न में से कौन सी रियासत हुई? तो सतारा, याद रखिएगा, सतारा। धन्यवाद, जय हिंद।